Hello dear friends, very welcome to our channel online GS by दिवाकर and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना ये जो सेशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs का, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चंस कराने वाले हैं आप लोगों को। और उसमें अभी जो पेपर डिस्कशन चल रहा है नेट JRF दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे डिटेल डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एक न्यूज आपके लिए ये है कि यहाँ पे जो आपका ऐप है और GS बाय दिवाकर सर, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिसमें कि संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, चाहे नेट JRF KBS TGT PGT, इन सभी के यहाँ पे आपको पूरा बैच उपलब्ध हो जाएगा। तो आपने अगर किसी को डाउनलोड नहीं किया है इस ऐप को तो आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए अपना ये सेशन शुरू करते हैं। शेयर आप लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निष्प्रभावित तटरेखा का, संयुक्त तटरेखा का, निगम्न या फिर उम्मतजनित ऊपरी तटरेखा का। तो ये जो रिया तट है ये उदाहरण हो जाएगा निम्न। ठीक है, ऊपरी भूमि तटरेखा का ये उदाहरण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी क्या होता है। रिया तट क्या है, कैसी भूमि है इसकी। रिया तट जब उच्च भूमि की पहाड़ियां व नदियां तट से लंबवत मिलती हैं, यानी कि क्या होती हैं, मिल जाती हैं तट से, और तो इससे तट पर रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट जो होता है प्राय कीप आकार का होता है। किस तरीके का? जो कीप यानी कि कोन के आकार का होता है। यह स्थल की ओर जाने पर संकरा होता जाता है, कम गहरा होता जाता है, अत्यंत कटे फटे यहाँ पे मैदान देखने को मिलते हैं। जब ये स्थल की ओर में जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि कोन टाइप में बनेगा, तो ये संकरा होता जाएगा इस तरीके से। एक मिनट, ये तो चौड़ा होगा इधर जाके। इस तरीके से ये होता जाता है, संकरा होता जाता है और कीप कीप टाइप का हो जाएगा ये। ठीक है, और कम गहरा भी होता है। और यहाँ पे जो मैदान मिलते हैं आगे से कैसे मिलते हैं, कटे फटे मिलते हैं। उदाहरण देख लीजिए रिया तट के। जो दक्षिण पश्चिम आयरलैंड है वो भी कैसा उदाहरण हो जाएगा, रिया तट का हो जाएगा। उत्तर पश्चिम स्पेन है, फ्रांस में ब्रिटेनिया तट है, ये सब कैसे हो जाएंगे, रिया तट के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूभाग के समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही होता है? यानी कि जो समुद्र बनता है उससे पहले कौन कौन से भूभाग पाए जाते हैं वो पूछा गया है। तो पहले महाद्वीपीय ढाल पाया जाएगा, समुद्री मैदान। मैदान दिया गया है तो मैदान क्या होता है, सबसे एंड में जाकर के आपको मैदान देखने को मिलता है, तो ये आपका कैसे भी सही नहीं होगा। ये दिया गया है इसमें महाद्वीपीय शेल्फ, बिल्कुल ये जो इस तरीके का बनता है, इस तरीके से ये बनता जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये क्या बनता है, आपका महाद्वीपीय शेल्फ बन जाता है। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ के बाद में ये ढलान बन जाएगा। ढलान के बाद में ये समुद्री मैदान बन गए। मैदान के बाद में यहाँ पे क्या होता है, खाइयां बन जाती हैं अंदर जाके। तो ये कौन सा आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाद्वीपीय शेल्फ, शेल्फ के बाद में ढाल बनेगी, ढाल के बाद में मैदान, मैदान के बाद में गहराई बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1687 में ज्वार भाटा, चांद और सूर्य, इसके ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल को पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? किसने की थी? जॉन डाल्टन ने, ग्रेगर मेंडल ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये जो वैज्ञानिक रहे थे 1687 में, और ज्वार भाटा एवं चांद और सूर्य के ज्वार बल का इन्होंने बताया था, फोर्स बताया था तार्किक रूप से, वो रहे थे आइजैक न्यूटन। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। आइजैक न्यूटन थे, 1687 का टाइम था। ज्वार भाटा एवं चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की इन्होंने तार्किक पहचान की थी, व्यवस्था इन्होंने प्रस्तुत की थी। आइजैक न्यूटन ने ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संतुलन सिद्धांत। ठीक है, इसका इन्होंने प्रतिपादन किया हुआ है। कब किया था, डेट याद रखेंगे, 1687 में। और भी हैं जो ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, इनको भी आप याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिक सिद्धांत है, ये दिया था लाप्लास महोदय ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत है, विलियम बेबेल ने दिया था 1833 में। स्थैतिक तरंग सिद्धांत या फिर प्रकंपन परिकल्पना, दोनों ही नाम याद रखेंगे, ये दिया था RA हैरिस ने। और जो लहर सिद्धांत है ये दिया था GV एयरी ने 1842 में। ये सभी सिद्धांत हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि जो सिद्धांत पूछे जाते हैं या तो पूछे जाते हैं उनके प्रतिपादक कौन है, या फिर उनसे पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित हैं। दो तरीके से सिद्धांत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूआकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपर्दनीय विशेषताएं हैं, कौन सी हो जाएंगी? निश्चितात्म एवं प्राकृतिक लैविस स्टैक टेरेस, ये पूछा गया है समूह के, एक ही समूह की पूछा गया है इसमें। अपर्दन के द्वारा पूछा गया है, कौन सी जो अपर्दन के द्वारा बनती है? जो हिमगहर है ये बनता है अपर्दन के द्वारा। यार्डन, गार्ज, घोलरंध्र, ये सभी जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो बनती है किसके कारण? अपर्दन के कारण। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर 1995, इसके अनुसार 1600 ईस्वी से पशु विलुप्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रणीय कारण रहा है, यानी कि सबसे मेन कारण क्या रहा है जिसके कारण के जो पशुएं हैं उनका विलुप्तीकरण हो रहा है या फिर वो कम हो रहे हैं? कारण उनका क्या रहा था? वसाधान विनष्ट करना, प्रजाति संवेशन, आखेट या फिर काष्ठ कर्तन, लंबरिंग जो होता है। तो इसका जो मेन कारण रहा था वो रहा था क्या? प्रजाति संवेशन। बी ऑप्शन इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व संरक्षण निगरानी दिवस है, वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर 1995 है, 1600 से पशु विलुप्तीकरण का जो प्रजाति है सन्निवेशन, ये क्या है? प्रजाति सन्निवेशन सबसे अग्रणी रहा है, सबसे मेन रहा है, जिसके कारण के जो पशु हैं उनका विलुप्त हो रहे हैं या फिर उनकी संख्या कम हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 5 राज्यों को अनुसूचित जाति जनसंख्या के केंद्रीकरण अधिक है, यानी कि जहां पे अनुसूचित जाति ज्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों को उनकी जनसंख्या के आकार पर आप लोगों को अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, बड़े से छोटे में लगाना है, तो चलिए बैठ करके लगा लेंगे। अनुसूचित जाति का लगाना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद में तमिलनाडु और उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये टोटल 5 राज्य हो गए। देश के कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश है इनको भी आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें कोई भी अनुसूचित जनजाति या सॉरी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्वानों के नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित जो मॉडल है, सिद्धांत है, उनको दिया गया है। अभी हम लोगों ने आपसे बात की थी कि या तो पूछा जाएगा किसके आधार पर कि किससे संबंधित है ये मॉडल, या फिर ये किसने दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग में है, जीन गॉटमैन है, इनका जो सबसे फेमस सिद्धांत हो जाएगा मेगालोपोलिस, यानी कि विश्व नगरी सिद्धांत नाम दिया था। जी के जेफ ने दिया था लैंकसाइज रूल दिया था। मार्क जेफरसन ने दिया था प्राइमेट सिटी का, एवं सॉरी प्राइमेट सिटी तो नीचे रहेगी ना। जीन गॉटमैन ने दिया है मेगालोपोलिस, जी के जेफ ने दिया है लैंकसाइज रूल, एंड मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी, और बर्गेस ने संकेंद्रीय क्षेत्र से दिया हुआ है। ये चारों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसांख्यिकी विशेषताओं को सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ की क्या जनसांख्यिकी विशेषता है। हरियाणा है, हरियाणा में जो लिंगानुपात पाया जाता है कैसा पाया जाता है? न्यूनतम है, अधिकतम है, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है, या फिर शहरी जनसंख्या सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है आप लोगों को? वो मिलेगी मिजोरम में। हरियाणा में सबसे ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा यहाँ पे? न्यूनतम बाल लिंगानुपात मिलेगा। ठीक है, और जो केरल है, केरल में यहाँ पे आपको अधिकतम लिंगानुपात मिल जाएगा। मिजोरम में शहरी जनसंख्या मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिल जाएगी। ये राज्यों के क्रमानुसार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही से सम्मिलित हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेड जेल की जो वास स्थान है, लेवेंसराम की जो अवधारणा है दी गई है रेड जेल के द्वारा, इससे संबंधित कौन सा कथन सही पूछा गया है? लेवेंसराम होता क्या है, ये पूछा गया है इसमें। तो चलिए बता देते हैं इसको, कि यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, ये तो सही दिया गया है। यह मनुष्य की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जो अपने परिवार क्षेत्र में
आते हैं या परिवार क्षेत्र से बाहर होते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाहर नहीं है। लेवेंसराम अंदर की अवधारणा है। यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्था के बीच का संबंध को बताता है। तो ये भी लेवेंसराम के बारे में सही कहा गया है। यह एक भू राजनीतिक संज्ञा है जो राज्य की दृष्टि से स्थान यानी कि स्पेस का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ए एंड सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही से टिक हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। लेवेंसराम है, इसकी संकल्पना दी थी, अवधारणा दी थी रेडजेल महोदय ने। और इसमें जो कहा था उन्होंने, लेवेंसराम होता क्या है? यह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं। मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का इसमें संबंध होता है। रेडजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेंगे। इनकी प्रमुख रचना है, पुस्तक है, इसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी याद रख लेंगे। रेडजेल का अन्य रचना है वॉल्कर कुंडे, ये भी कई बार पूछी जाती है। इसमें क्या है? मानव जाति के इतिहास की इसमें व्याख्या की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सभी इसमें जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका असरसन रीजन से सवाल पूछा गया है। प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एंड जो प्लावी है हिमशैल पिघलेगा, जो सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो प्लावी हिमशैल है इसका 90% भाग समुद्र जल में डूबा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि अगर इसमें हिमशैल पिघलेगा तो समुद्र पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? जब वो 90% ही समुद्र में डूबा हुआ है, तो यानी कि समुद्र में तो टोटली है, फिर उस पर प्रभाव क्या पड़ना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ आर सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी का ए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए, किसी हिमनद के छोर से अथवा यानी कि जो तटीय हिम से टूटकर सागर में तैरता हुआ एक विशाल हिमखंड या फिर हिम राशि जिसका कि अल्पांश 1/9 भाग जल के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि 9 में से सिर्फ एक भाग है जो कि जल के ऊपर दिखाई पड़ता है। और जो ज्यादातर 90% पार्ट है वो कहाँ पे रहता है? जल में ही डूबा रहता है। प्लावी हिमशैल इसको कहा जाता है। प्लावी हिमशैल के प्रधान स्रोत होते हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक की विशाल हिम चादरें देखने को मिल जाएंगी, जो कि किसका पार्ट होता है? ये प्लावी हिमशैल ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ेंगी, जनसंख्या से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो आप एक बार सेंसस करके जाएंगे। अगर आप सेंसस करना चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हम कंप्लीट सेंसस करा देंगे। ठीक है, जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम में, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम को लगाना है। उत्तर पूर्व से यानी कि यहाँ से अपन लोगों को लगाना है, एक मिनट, हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लगाना है। चलिए लगा लेते हैं इनको। लद्दाख, पीर पंजाल, जांस्कर, शिवालिक, पीर पंजाल, लद्दाख, जांस्कर, यानी कि लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक, ये आपका सही से मैच हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो ये आपको क्रम देखने को मिलेगा। पहले लद्दाख श्रेणी मिलेगी, फिर उसके बाद में जांस्कर, उसके बाद में पीर पंजाल और सबसे एंड में गिरिपाद में शिवालिक मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोपेन महोदय हैं, इन्होंने विश्व में जलवायु वर्गीकरण किया हुआ है। एडब्ल्यू के लिए उन्होंने कौन सा वर्णन सही रखा है? एडब्ल्यू क्या रखा था उन्होंने? पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो ये जो आपकी एडब्ल्यू रखी हुई है कोपेन महोदय ने, इसमें रखा है क्या? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के और कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है इसको भी देख लीजिए। AMW इन्होंने रखा था किसमें? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है AMW। AS में रखा था शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है और मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार रखा था। BSHW इसमें रखा था क्या? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। एंड CWG में रखा था शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। एवं जो DFC है इसमें रखा था लघु ग्रीष्म ऋतु होती है, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है। और ई प्रकार में रखा था इन्होंने ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को रखा हुआ था। ये इनके वर्गीकरण है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। इनके वर्ड हैं, टर्म्स हैं, इनको याद करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये।
ये चित्र दिया गया है, रेंज है, थ्रेशोल्ड है, मार्केट है। इसमें पूछा गया है कि ये विशेष मॉडल की व्याख्या करता है, निम्नलिखित में से कौन से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सी वैल्यू को ये सही से, यानी जो कौन सा सिद्धांत है जिसको ये दर्शा रहा है। बॉबेरियन मॉडल है, सेंट्रल प्लेस मॉडल है, बॉन्चिनेन है, या फिर ग्रेविटी मॉडल है। ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसमें सबसे मेन यही हो जाएगा। इससे समझ में आता है कि ये जो अपना सेंटर प्लेस थ्योरी है किस्टोलर के द्वारा दी गई थी, इन्होंने यही डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि अपनी इन्होंने थ्योरी कंप्लीट करी हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, जो किस्टोलर है इनका केंद्रीय स्थल सिद्धांत या फिर सेंटर प्लेस थ्योरी है। इनके अनुसार किसी नगर का प्रमुख क्षेत्र दो बातों की व्याख्या करता है। पहली बात क्या है इसको देख लीजिए, लोगों की वह न्यूनतम जनसंख्या जो किसी निश्चित वस्तु या फिर सेवा की मांग या फिर समर्थन करता है। पहली तो ये हो जाएगी कि जो लोग हैं उनकी न्यूनतम जनसंख्या होती है जो कि किसी मतलब उनकी वस्तु निश्चित होती है या फिर उनकी सेवा निश्चित होती है, उसकी वो मांग करता है और उसका समर्थन करता है। दूसरी इसमें हो जाएगी कि वह अधिकतम औसत जहां तक औसत दूरी जहां तक लोग किसी वस्तु या फिर सेवा को खरीदने के लिए यात्रा करते हैं। यानी कि एक ऐसा होता है कि अपन लोग जो इसमें बोल रहा है कि मांग होती है वो किसी एक चीज के अनुसार होती है। अगर आप लोगों को जैसे कुरकुरे चिप्स लेने हैं तो आप उसके लिए कितनी दूरी तय कर सकेंगे, उसके लिए एवरेज दूरी 100 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर इतनी ही दूरी तय करेंगे। आप दिन में 3 बार 1-1 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते। वहीं आपको जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीजें लेनी है, आप लोगों को जैसे फ्रिज लेना हुआ, रेफ्रिज और भी आपको जैसे मशीन वगैरह भी लेनी हुई, तो इसके लिए आप जो दूरी तय कर सकेंगे, कहीं पे 4 किलोमीटर, कहीं पे 8 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर भी तय कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो मांग होती है चीजों के अनुसार होती है, उसका समर्थन किया जाता है, तथा जो दूरी होती है वो भी चीजों के अनुसार ही तय की जाती है कि कितनी औसत दूरी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों इसको याद रखेंगे पॉइंट्स को। यही है क्या, जो क्रिस्टल है इनका केंद्रीय स्थल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित आरेख दिया गया है, उच्चतादर्शी वक्र को इसमें दर्शाया गया है, विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें पूछा गया है क्या, सबसे युवा चरण पूछा गया है। तो इसमें तो आप समझ ही जाएंगे सबसे युवा चरण यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, ए ही दिख रहा है, बाकी इससे पहले के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो सबसे युवा चरण हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों के लिए सूचना यहाँ पे एक और है कि अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी एंड जो आपका ईएमआरएस है इसके पेपर्स को करना चाहते हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम मार्क के नाम से, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे कंप्लीट तैयारी भी कराई जा रही है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक जल स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए जो सम्मेलन है, प्रोटोकॉल्स हैं, समझौते हैं, उनसे संबंधित निम्नांकित में कालाक्रम पूछा गया। इनका कौन सा कालक्रम है, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, इनको लगाना है। चलिए लगा लेते हैं। एजेंडा 21 क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, यूएनएफ ट्रिपल सी के दल, COP10 इनका 10वां सम्मेलन, या फिर यूएनएफ ट्रिपल सी है, ये तो नहीं आएगा। जो आपका एजेंडा 21 है उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया, उसके बाद में यूएनएफ ट्रिपल सी आए एंड COP10 आया, 10वां सम्मेलन हुआ, उसके बाद में पेरिस समझौता हुआ। ये सब कैसे हो जाएंगे आपके, जलवायु परिवर्तन पर समझौते हैं, इनको याद रखेंगे। इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, शायद इसका क्वेश्चन 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है, जो 23 में हुआ था, अभी लास्ट वाला एग्जाम हुआ है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका 10वां सम्मेलन पेरिस हो गया। देख लीजिए आगे इसकी व्याख्या दी गई है, इनको देखेंगे। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, उसमें 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट कहा गया। क्या कहा गया इसको, अर्थ समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन कहिए इसको, एक ही बात है। इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही की योजना, इन्होंने एजेंडा 21 बनाया, ठीक है। और जापान का शहर है क्योटो। क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को यूएनएफ ट्रिपल सी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घटती हुई औसत वार्षिक दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा घटती हुई औसत जनसंख्या वार्षिक में। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, असम, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम, ठीक है।
यहाँ पे पूछा गया घटती हुई औसत वार्षिक दृष्टि से पूछा गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, उसके बाद में हो जाएगा असम। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलन में से चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हुआ था? ये मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए, तटीय क्षेत्र कार्यक्रम के लिए, जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए, या फिर पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए। तो जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा इसमें शामिल रहे थे, और ये चलाया गया था किसके लिए? पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है, इनके साथ में कई सारे लोग रहे थे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। जो चिपको आंदोलन रहा था पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए रहा था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा इसका आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई की विरोध करने के लिए किया हुआ था। जो वृक्ष है उत्तराखंड में, वृक्षों को काटा जा रहा था, तो उनके जो किसान रहे थे उत्तराखंड के, वो क्या कर रहे थे, इन वृक्षों से लिपट गए थे कि नहीं, हमें काट दो पर वृक्षों को न काटो। ठीक है, प्रकृति प्रेमी रहे थे लोग। 48 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काइफेन यानी कि जो एल्गी होती है तथा मलफेन से प्रभावित होता है, प्राय इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाल ज्वार, लाल मृतिका, लाल मृदा, या फिर लाल तरंग। तो जो एस्चुरी है इसमें क्या पाए जाते हैं? काई या फिर मेल्फिन जो मिलते हैं, इनको कहा जाता है लाल ज्वार। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? ये किसने कहा है? थेल्स और मिलेटस ने, हिप्पार्कस ने, पोसिडोनियस ने, या फिर इराटोस्थनीज ने? तो ये जो इराटोस्थनीज महोदय है, इन्होंने कहा हुआ था जो पृथ्वी की परिधि है, इन्होंने 25,000 मील बताई हुई थी। ठीक है, इनके कुछ नामक ग्रंथ हैं इनके। ज्योग्राफिया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफिया किसने लिखी है? तो ये हो जाएंगे इराटोस्थनीज। और जो इराटोस्थनीज है भूगोल के 3 प्रमुख योगदान दिए हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी की परिधि का आकलन किया हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक्यूमेन शब्द दिया है, इसका मानचित्र बनाया है, यानी कि जो निवास क्षेत्र है उसका इन्होंने मानचित्र बनाया हुआ है। तीसरा हो जाएगा, इस निवास जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक भी लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे इराटोस्थनीज के बारे में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। संसद रीजन का फिर से आया है। जो लॉस है, इनका मानना था कि परिवहन की लागत और उत्पादन के स्थान पर पी के इर्द गिर्द मांग चक्र की परिवर्तनशीलता के कारण कीमत बढ़ती है। ठीक है, बाजार क्षेत्र का आकार वृत्ताकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी ठीक कहा है इन्होंने, ये लॉस का ही कहना है, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आर पढ़ लेते हैं। उसने प्रत्येक फलक को प्रत्येक विस्तारित अवसीमित शतकोणीय भूमि का पश्च भूमि का इन्होंने क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया है। चलिए, लेकिन ये कहीं से भी क्या हो रहा है कि ये कारण तो नहीं लग रहा। दोनों अपने आप में सही जरूर है लेकिन कारण नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी सही हो जाएगा, लेकिन इनका कहीं से व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे है लॉस है, इनका सिद्धांत है बेवर के सिद्धांत, जो न्यूनतम परिवहन सिद्धांत है बेवर का, उसके लागत के जो विपरीत है। ये किसका सिद्धांत था? जो बीवर का सिद्धांत था, न्यूनतम पर्वत लागत परिवहन लागत सिद्धांत था, इसके विपरीत लॉस ने अपना सिद्धांत दिया। इसे बाजार क्षेत्र विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लॉस ने अपने विचार को 1940 में अपनी पुस्तक लिखी थी, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, इसमें व्यक्त किया अपने विचारों को। लॉस ने बताया कि कोई भी उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां पर क्या होगी, जो कुल लागत है, टोटल लागत है, तथा कुल आय का अंतर अधिकतम हो, न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर होगा। इन्होंने क्या रखा था? जो लागत लग रही है और जो आय लग रही है उसमें अधिकतम लाभ को इन्होंने रखा है, ना कि न्यूनतम लागत को। ठीक है, और जो बेवर है इन्होंने क्या दिया था? न्यूनतम लागत दी थी। इतना जो अंतर है आप याद रखेंगे, जो बेवर है एंड उनके साथ में लॉस है, इनके बारे में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 24,000 तथा 6,000 की जनसंख्या वाले दो शहर हैं, क्रमशः 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों को विभक्त करने वाला बिंदु छोटे शहर यानी कि 6 किलोमीटर दूरी पर होगा। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 6 और 24, 6 18, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नांकित समूह में से कौन सा समय अवधि क्रम सत्य पूछा गया है? मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एमसीएच, आरसीएच एंड एनआरएचएम, सर्वाइवल एंड सीएसएसएम। यहाँ पे इनका कालक्रम पूछा गया है, समयावधि क्रम सत्य है। सबसे पहले से सबसे बाद में पूछा गया, तो पहले आया था आपका मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि एमसीएच, दूसरा आया था बाल उत्तरजीविका यानी कि सर्वाइवल एंड व सुरक्षित मातृ कार्यक्रम सीएसएसएम, और उसके बाद में प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरसीएच आया था, और उसके बाद में सबसे एंड में आया था तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है एनआरएचएम। तो आपका जो सीक्वेंस सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर है, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? कौन सा भाग हो जाएगा जहाँ पे आपको दंडकारण्य देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा, केंद्रीय भाग है, या फिर दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगा, या उत्तरी भाग हो जाएगा? तो जो आपका दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों के हिस्से शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हिस्सा है कैसा रहता है, मनाच्छादित रहता है, पहाड़ और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं? बैरोमीटर है, एनोमीटर है, हाइग्रोग्राफ है एवं अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर है। जो उपकरण है स्टीवेंस है स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं उनमें आ जाएगा आपका एनीमोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एनीमोमीटर इस उपकरण यानी कि स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। एनीमोमीटर से वायु के प्रवाहित होने की दिशा का निर्धारण किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, तो उसमें क्या रखा जाएगा, स्क्रीन के अंदर रखा जाएगा, ना कि बाहर रखा जाएगा। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो बिंदु है ए एंड बी, औसत तल से इनकी क्रमशः ऊंचाई दी गई है 250, 500 एंड जो उनकी क्षैतिज दूरी दी गई है 5000, 2000 दी गई है। ढाल प्रवणता इनकी पूछा गया है, तो आप इनको 500 बटे 2000 करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा 500 बटे 2000 करेंगे, तो ऑप्शन आपका जो सही आएगा यहाँ पे पॉइंट, एक मिनट, तीन जुड़ी तो कट जाएंगे, दूसरी तो है ना अभी, हाँ, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.25। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदक है वृद्धि होते एक आवश्यक बड़ा यानी कि मैक्रो पोषक तत्व है? कौन सा हो जाएगा ये? लोहा है, तांबा है, पोटेशियम है, या फिर निकेल है? कौन सा हो जाएगा ये पदक वृद्धि होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 25 फैदम या पर उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है, कहलाते हैं क्या? 2500 फैदम के नीचे जो आपको पाए जाते हैं समुद्री निक्षेप है, लाल मिट्टी है, कैल्शियम युक्त पंख है, या फिर रेडियोलेरियन है? तो ये जो सब 2500 मीटर के फैदम की गहराई में मिलते हैं आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, जो रेडियोलेरिया पंख है इनका जमाव सागरीय भागों के ठंडे व उष्ण भागों में अधिकता में पाया जाता है। इनका निर्माण फेरामिनोफेरा होता है, फेरामिनाफेरा नामक जाति है, उनके सूक्ष्म जीवों के कोषों के द्वारा इनका निर्माण होता है। जो रेडियोलेरिया पंख है ये 2000 से 5000 फैदम के गहराई पर पाए जाते हैं। उससे पहले आपको क्या मिलेंगे, जो ग्लोबिजेरेना पंख है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती हैं? पूर्ववर्ती सीमा है, उत्तरवर्ती है, आरोपित है, या फिर रेलिक्ट है? तो ये जो सीमाएं हो जाएंगी कैसी हो जाएंगी? उत्तरवर्ती सीमाएं भारत और पाकिस्तान में तथा भारत और बांग्लादेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है? इनका तात्पर्य होता है जिनका के विकास सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले होता है, यानी कि जो संस्कृति बनी हुई है आपकी कोई भी, जैसे कि मुस्लिम है, हिंदू है, इस तरीके से हमने अपना विभाजन किया हुआ है,
इससे पहले ही वो सीमा बन चुकी होती है तो उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती सीमाएं। परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती जो सीमाएं होती हैं, इनका होता है जो सांस्कृतिक वातावरण है, इसका विकास हुआ, उसके बाद में ये अस्तित्व में आती है, उसके बाद में इनका निर्धारण किया जाता है। तो ये हो जाएंगी आपकी कौन सी, परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती सीमा हो जाएंगी। और साधारणतः प्रत्यक्ष और गौण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों से ये गुजरती है। अनेक बार जो भाषा है, धर्म है, प्रजाति आधार पर इनको विकसित किया जाता है। जो आपका पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, इनका विभाजन सांस्कृतिक आधार से किया गया है। तो इनकी जो सीमाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वो जो सीमाएं होंगी वो परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती हो जाएंगी। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार दिए गए हैं, उनके आधार पर इनको मिलाना है। जीविका आधारित कृषि होगी, यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन पद्धति के आधार बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल का कार्य करती है, आत्मनिर्भरता कम होती है, वस्तुओं का कम आदान प्रदान होता है, बाजार की सुविधा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए का लिए, ए के लिए जीविका आधारित में जो वस्तुओं का कम आदान प्रदान होता है, क्योंकि अपने जीविका के लिए कर रहे हैं, बाजारों की सीमित आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आपका एक सही लग रहा है, ठीक है, बाकी की ये सभी कट जाएंगे। कभी कभी ये वाले सवाल बड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी कठिन भी पड़ जाते हैं। वाणिज्यिक में अब आप देखेंगे, वाणिज्यिक में तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, उत्पादन जो पद्धति होती है आकार देने में बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आज सही हो जाएगा बी का फर्स्ट। गहन जीविका के लिए जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है जब गहन जीविका होगी, तो ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आत्मनिर्भरता, अधिक उत्पादन होता है, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। विस्तृत जीविका, यहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो चुका है। बधाई हो, 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 60 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विभेदन यानी कि रिजोल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंश इनके अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी सूचक संसूचक की संवेदता से संबंधित होता है, कहलाता है क्या। स्पेशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोपेट्रिक या फिर टेम्पोरल। ये जो विभेदन होता है, इसमें जो दूर संवेदी संसूचक होता है, ये कहलाता है क्या, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। बी ऑप्शन इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो दर है दर्ज की गई है। जो विकासशील देश है वहां पे घटती हुई मृत्यु जन्म दर तो नहीं है अभी, ना ही उच्च मृत्यु दर देखी गई है। तो ए आपका सॉरी आर जो आपका है वो गलत हो जाएगा और ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही से टिक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, फसल संयोजन क्षेत्रों को वर्णित करने वाली निम्नलिखित विधियों को उनके प्रतिपादन काल के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले किसकी विधि आई थी, उसके बाद में किसकी विधि आई है, ये आपको मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको विधि देखने को मिली थी वो बीवर की विधि आई थी, ठीक है। सी बीवर के बाद में जो विधि आई हुई है रफीउल्ला, रफीउल्ला के बाद में डोई, डोई के बाद में कोपेक विधि आई हुई है, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए डी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, इनको जो भूकंपात है इनका वर्गीकरण करना है। तो जो आपका शक्तिशाली है विध्वंसक हो जाएगा 6वें नंबर पर। ये कौन सा हो जाएगा आपका 4.9 से लेकर के 5.9। और जो विध्वंसक हो जाएगा, विध्वंसक में आपका 6.2 से आ जाएगा। उसके बाद में विनाशी हो जाएगा, विनाशी में 7 से लेकर के 7.8 आ जाएगा। और प्रलयकारी में 8.1 आ जाएगा, ठीक है। इनके ऑप्शन तो दिए ही नहीं गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये आप इनको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टोर्नेडो यानी कि जो ये चक्रवात है टोर्नेडो,
इसकी श्रेणीक्रम करने के लिए फ्यूजिटा यानी कि जो फुजिता स्केल होता है उसके आधार पर है। कौन सा हो जाएगा? ताप घटक, वायु गति, संबंधित संपत्ति नुकसान। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? जो कि टोर्नेडो यानी कि जो फ्यूजिटा स्केल है इस पर दिखाया जाता है। तो इस पर दिखाया जाता है आपका वायु की गति दिखाई जाती है और संबंधित संपत्ति नुकसान है ये कितना हुआ है ये दिखाया जाता है आपका। ठीक है, तो सी एंड डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। जॉन पॉलिक है एंड स्टीफन टर्चिल है, सीएच किर्क में है, चार्ल्स लेल है। इन्होंने क्या दिया हुआ है? इनकी पुस्तकें दी गई हैं, इनको मिला लेते हैं। जॉन पॉलिक के द्वारा जो पुस्तक दी गई है वो दी गई है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जोमोफोलॉजी, ये सही दिया गया है। स्टीफन टर्टल ने दिया हुआ है लाइमस्टोन जोमोफोलॉजी, ये भी ठीक दिया गया है इनका। सीएच क्रिकमे ने दिया हुआ है द बर्क ऑफ द रिवर, ये भी ठीक है। और चार्ल्स लेन ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये भी इनका ठीक दिया गया है। यानी कि आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम परसेंटेज को अभिलिखित किया गया है? किसका किया गया? नगरीय जनसंख्या का। मध्य प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा यानी कि जो उच्चतम किया गया है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज वो हरियाणा में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा के लिए और भी खास बात ये है कि यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूअवनति को घेरे हुए दृढ़ भूभाग है, कोबर ने इसको क्या कहा था? क्रेटोजन, एंड्रफ, प्राइमरम या फिर मोनार्डनोक। तो जो दृढ़ भूकंप है यानी दृढ़ जो भूभाग है इसको कहा है क्रेटोजन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1925 में पर्वत निर्माण से संबंधित इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, भूअवनति सिद्धांत इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये डिजिटल इमेज प्रक्रिया है जिसमें वह एल्गोरिथम शामिल होता है जो कि बिंब यानी कि इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और इन्हें बिंब में विद्यमान स्वाभाविक समूह या फिर क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। किसकी बात कर रहा है ये? ऑप्शन इधर देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम संवर्धन तकनीक की, पर्यवेक्षित वर्गीकरण की, या फिर आर्य पर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक की, या फिर बिंब रूपांतरण की। तो ये जो बात कर रहा था अभी अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक की ये बात कर रहा था। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक है, इसमें डिजिटल इमेज प्रक्रिया होती है, यह जिसमें कि वह जो एल्गोरिथम होती है ये शामिल होता है। बिंब यानी कि इमेज में जो अज्ञात पिक्सल होते हैं उनकी ये जांच करता है और इसे बिंब में विद्यमान स्वाभाविक समूह या फिर क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है यानी कि इकट्ठा कर लेता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक या फिर विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदों को उनकी व्याख्या के साथ में सम्मिलित करना है। सामग्री सूचकांक, श्रम लागत को उसके साथ में अनुपात, आइसोडापिन, श्रम गुणांक एवं समूहन। चलिए इनका मिला लेते हैं, विवरण दिया गया है इधर। तो जो सामग्री सूचकांक श्रम लागत के उस स्थान के साथ में अनुपात, ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे स्थानिक सामग्री का भार और उत्पाद का भार हो जाएगा। इसके भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आइसोडापिन क्या होता है? समान ढुलाई वाली लागत रेखाएं होती है, आइसोडापिन हो गई। श्रम गुणांक, श्रम जो गुणांक है ये क्या होता है? उद्योग समूह उत्पाद श्रेष्ठता हो गई या फिर प्रति इकाई उत्पाद की इकाई के साथ में स्थानिक भार हो जाएगा। श्रम गुणांक हो जाएगा प्रति इकाई उत्पाद की इकाई के स्थान के भार हो जाएगा। समूहन जो होता है उद्योग समूहन के कारण उत्पाद श्रेष्ठता होती है। ऑप्शन इसके भी नहीं दिए गए तो आप इनको ऐसे ही देख लीजिएगा। हमारा मोटिव सिर्फ क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन के थ्रू हमारी जो थ्योरी है उनको कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह वक्तव्य दिया गया था एक कि जो वर्तमान है भूतकाल की कुंजी है, किसने दिया था? WM डेविस ने, पैंक ने, जेम्स हटन ने, वॉन लिच्थोफेन ने। ये किसने दिया हुआ है? जेम्स हटन का है, काफी फेमस है।
एक रूपतावाद की संकल्पना इसको कहा जाता है। 1785 में इन्होंने सिद्धांत है अपना प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि जो प्रक्रम है भूगर्भ इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय रहा था, यानी कि जो भी अपन लोगों को आज जैसी भूमि दिख रही है ऐसे ही पिछले टाइम में रही होगी, जो अपना इतिहास वाला टाइम है। ये जो कार्य अभी करते हैं, प्रक्रम कार्य करते हैं, यही कार्य पहले होता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रेले प्रकीर्णन है आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ठीक कहा गया है। रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का विकास व्यास यानी कि जो विकिरण है वह तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है। तो रेले प्रकीर्णन का जो रंग है नीला दिखाई देता है, और उसका कारण दिया गया है यहाँ पे कि क्या होता है, प्रकीर्णन कब घटित होता है, जब जो वायुमंडल के कण है इनका व्यास विकिरण वह तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो जाता है, तो तब रेले प्रकीर्णन आपको दिखाई देता है, और जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर सही है, व्याख्या भी सही से कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। अपवर्तन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी कि रिमूवल कहलाता है क्या? अपघर्षण, सन्निकर्षण, संक्षारण, अलखतन। तो जो अपवर्तन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का जो अपनयन यानी कि रिमूवल होता है वो कहलाता है संक्षारण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जो अपवर्तन की प्रक्रिया है, ये जो रिमूवल अपने पढ़ लिया, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण में क्या होता है वो देख लीजिए। संचारण की जो प्रक्रिया होती है उसमें नदी का बहता हुआ जल है, जल के संपर्क में आने वाले जो चट्टानें होती हैं, घुलनशील जो पदार्थ होते हैं घुलकर सेल से अलग हो जाते हैं और तथा जल के साथ में ये मिल जाते हैं। यानी कि ज्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, कास्ट यानी कि जो चूना प्रदेश होंगे वहां पे ये वाली क्रिया आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। सन्निकर्षण क्या होता है? सन्निकर्षण होता है कि जब नदी है बह रही है आराम से, बहने में उसके साथ में कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कई सारे और भी जो भार हैं वो चलते रहते हैं। तो इनका कार्य दो रूपों में होता है। कैसे? पहला तो ये रूप होता है कि ये नदी घाटी के किनारे या फिर तली का घर्षण करते हैं, घर्षण यानी कि टकराते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टकराते हैं, टक्कर खाते हैं, जिसमें कि टूट फूट होती है। टूट फूट होती है तो ये टुकड़े क्या होते हैं, आपस में अगर खाकर घर्षण के द्वारा टूटने की क्रिया को कहा जाता है सन्निकर्षण। ठीक है, यानी कि जब टकरा करके लुढ़कते पुढ़कते चलते हैं तो ये जो क्रिया कहलाई क्या कहलाई, सन्निकर्षण हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विचलित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की हुई है? किसने की असंतुलित विकास की? गुन्नार मेडन ने, हर्समैन ने, फ्रैंक ने या फिर नर्की ने। तो जो ए ओ हर्समैन है इन्होंने क्या किया है, जो असंतुलित विकास है इसकी वकालत की या फिर इसकी अवधारणा दी हुई है। हर्समैन है, इन्होंने ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। याद रखेंगे, ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? हर्समैन ने। आगे मेडल ने संचय परिणाम मॉडल का प्रतिपादन किया है, तो ये गुन्नार मेडल का भी आप याद रखेंगे। जो मेडल ने सिद्धांत दिया है इनके अनुसार बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पश्चिमगामी प्रभाव है प्रसारण प्रभावों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जो पश्चिमी प्रभाव जो आपको देखने को मिल रहा है देशों का, उसका प्रभाव ज्यादा है पूर्वगामी की अपेक्षा। तो क्या हो रहा है कि जो शक्तियां हैं अनुसार जो बाजारी शक्तियां हैं उनके कारण असमानता घट रही है। ये सोच रहे हो आप, तो घट नहीं रही है, ये बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ये किसने कहा हुआ है? गुन्नार मेडल ने कहा है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, असर्शन रीजन है। सीमाएं हैं राज्यों के बीच में संक्रामी होने के बजाय भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होती है। ठीक है, यह अवकेंद्री बल की अभिव्यक्ति है। ये तो कहीं से भी इसका ऑप्शन नहीं लग रहा है, ना ही ये ठीक लग रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। आगे पढ़िए, व्याख्या देख लेते हैं। प्रोफेसर पॉन्डसे हैं, इन्होंने लिखा है कि जो सीमाएं हैं राज्य की सार्वभौमिकता के पड़ोसी राज्य से विलग करती हैं। जो सीमाएं बनती हैं किसी भी राज्य की, वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य से थोड़ा सा उनमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। सीमाओं की प्रकृति अगर पूछी जाए तो वो रेखात्मक होती है और सीमा विच्छेदक रूप में होती है। सीमा मात्र रेखा होने के कारण न साधन हो सकती है और ना ही उसमें जनसंख्या
होती है, ठीक है। यह केवल एक दीवार के समान होती है जो कि दो राज्यों को अलग करती है। ये किसने कहा हुआ है? प्रोफेसर पोंसे ने कहा हुआ है कि जो सीमाएं होती हैं ये तो ना कोई साधन है और ना ही उसमें कोई जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसमें केवल एक दीवार है जो कि मानी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर और लेंटर डाल के यहाँ पे अपन जो नींव खोद के दीवार बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि यूपी सीमा समाप्त, या फिर कुछ भी सीमा समाप्त लिख दिया जाता है। ये क्या करती है? कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिनसे कि दोनों राज्यों में थोड़ा सा अंतर स्थापित कर देती है। मात्र सीमा के बारे में इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक क्षेत्र है दूसरे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख दी गई है। श्रेणी आकार नियम का पालन करते हुए चौथे सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? चौथे जो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या हो जाएगी यहाँ पे 10 लाख का आप 4 कर दीजिए बटे 4 में, तो यहाँ पे जो जनसंख्या हो जाएगी 2.5 लाख हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेनप्लेन है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? क्विंटन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, डेविस के द्वारा, या फिर क्रिकमे के द्वारा? का जो पेनप्लेन है, पेनप्लेन की अवधारणा क्रिकमे के द्वारा दी गई है। पूरा नाम इनका CH क्रिकमे है। डेविस ने दिया था पेनीप्लेन और जो किंग ने दिया था पेडीप्लेन, ठीक है। तीनों को आप याद रखेंगे, पेनप्लेन, पेनीप्लेन एंड पेडीप्लेन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध होता है? एराटोस्थेनीज ने, हिप्पार्कस ने, हेकेटियस ने, टोलेमी ने? किसने कहा है मानचित्रण की कला है? ये कहा हुआ है आपके टोलेमी महोदय ने। मैप मेकर भी इनको जाना जाता है। देख लीजिए टोलेमी के बारे में, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कई बार पूछी जाती हैं। ग्रहीय परिकल्पना है, अल्मागेस्ट है, ज्योग्राफिया है, अल्मागेस्ट है, ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस है, एनालेमा है, एवं भूगोल की रूपरेखा है। ये किसने दिया हुआ है? टॉलमी के द्वारा दी गई कुछ पुस्तकें हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका ये एक समाश्रवण मॉडल के वितरण पर बाई एक्स, यानी कि ये बाई बराबर ए है, ए प्लस बी एक्स, बी एक्स प्लस सी है। इस त्रुटि को सिग्मा सी बराबर 0 के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आपका एक इसको फॉर्मूला रूप में रखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सही से ई सिग्मा बराबर बाई माइनस बाई बार बराबर ओ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बाई बार बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी काटने का व्यवसाय पूछा गया है, कौन सी श्रेणी में आएगा? तो ये आपको पता होगा, सबसे पहले ये लकड़ी ही काटी जाती है, उसके बाद में कोई भी इसका फर्नीचर वगैरह बनेगा, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूना पत्थर है, इसकी गुफाओं से संबंधित यहाँ पे द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा गया है। एक मिनट, हाँ, किसने दिया है? स्विंटन ने, गार्डन ने, WM डेविस ने, या फिर मैलॉट ने? तो ये जो सिद्धांत दिया हुआ है आपका WM डेविस ने दिया हुआ है। चूना पत्थर है, इनकी गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक WM डेविस थे, ठीक है। चूना पत्थर की गुफाओं में काष्ठिक शिलाकृतियों का आविर्भाव होता है। जो काष्ठिक शिलाकृतियां होती हैं उनका क्या मिलता है यहाँ पे? आविर्भाव, यानी कि कम देखने को मिलता है। काष्ठ खिड़की, डोलाइन, युवाला, पोलजे, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, ये क्या है? अपरदन के द्वारा शिलाकृति बनती है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ये कि निक्षेप के द्वारा शिलाकृति बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका असर रीजन में दिया गया है। आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीव का अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में विवरण करना होता है, बिल्कुल ठीक कहा गया है। पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये आपको बिल्कुल गलत कहा गया है कि अगर पादप से दूर की जो श्रृंखला होगी उसमें जो मात्रा है ऊर्जा की वो घटेगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? लातूर बनता है नदी बाढ़ के द्वारा, नर्सरी बनती है भूस्खलन के द्वारा, कांडला है चक्री तूफान के लिए, भुज में भूकंप आया हुआ था। तो इसमें जो आपका सही से सुमेलित नहीं पूछा गया है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लातूर है, महाराष्ट्र में स्थित है, और लातूर जिले में 1993 में क्या आया था? भूकंप आया था, ना कि बाढ़ आई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे
गलत हो जाएगा, बाकी के सभी सही हो जाएंगे। देख लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुमेन के द्वारा, हाउसहोपर के द्वारा, मैकेंडर के द्वारा या फिर लेडजेल के द्वारा? तो जो आपका जैव सिद्धांत है ये दिया था लेडजेल महोदय ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। लेडजेल ने कुछ पुस्तकें लिखी हुई है जिनसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके मानव भूगोल, वॉल्कर कुंडे, पृथ्वी एवं जीवन, राजनीतिक भूगोल। चारों ही पुस्तकें इंपोर्टेंट है जिनसे कि क्वेश्चन कई बार भर भर के पूछा जाता है। आगे देखिए, रेडजेल है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में जो राज्य है जैविक उत्पत्ति इसका सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जो राज्य है या तो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए उसे, या फिर समाप्त हो जाना चाहिए, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, ये किसके बारे में कहा है उन्होंने? राज्य के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्षेत्रीय विकास है, इसमें एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है कि ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से तय किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ में जोड़ दिया जाए। ठीक है, आगे दिया गया है कि जो क्षेत्रीय विकास है एग्रोपोलिस दृष्टिकोण में मुख्य कारक के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदार को लिया जाता है। तो ये आपको दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन कहीं से भी इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वहां पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रीय जो विकास होता है इसके अंतर्गत किसी भी जो विशेष क्षेत्र होता है उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कई सारे पहलू हैं उनका विकास होता है, तभी उसका क्षेत्र विकास के अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। पॉसिबल इन संभववाद के जनक पूछे गए हैं। कौन है संभववाद के जनक? जी कार्टर है, लुसियन फेब्रे है, डब्ल्यू एम बुंगी है या फिर इसी सैम्पल है। तो जो संभववाद है इनके जनक हो जाएंगे लुसियन फेब्रे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। जनक या फिर शब्द के जनक कहा जा सकता है इनको। लेकिन अगर सही से संभववाद का पूछा जाए, किसने इसका विकसित करने का श्रेय पूछा जाए, तो आप उसका नाम रखेंगे बाइडल डी ला ब्लॉस। ठीक है, बाइडल डी ला ब्लॉस फ्रांस के थे, मानव भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। ब्लॉस की जो कृति है प्रमुख वो हो जाएगी मानव भूगोल सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। लंकाशायर है, सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निम्नलिखित अनुकूल कारक है, कौन से हो जाएंगे? नम जलवायु एवं मीठा जल हो जाएगा। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हो जाएंगी। पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता या फिर अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लंकाशायर में क्या मिलता है, किसके कारण यहाँ पे सूत्र वस्त्र की अवस्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे मिलेगी आपको नम जलवायु मिलेगी, मीठा जल मिलेगा। बैंकिंग और वित्तीय सेवा से यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता यहाँ पे मिल जाएगी। अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में लिवरपूल की यहाँ पे स्थिति मिल जाती है। तो ये तीनों आपके ए, सी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या। लंकाशायर में नम जलवायु एवं मीठा जल मिल जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता मिल जाएगी। अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति मिल जाएगी। औद्योगिक क्रांति के दौरान लंकाशायर एक प्रमुख वाणिज्यिक उद्योग के रूप में उभरा हुआ था। और जो लंकाशायर है उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में स्थित है और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। वर्तमान में यहाँ पे जहाज, मशीनरी, रसायन शास्त्र, धातु जैसी भारी उद्योग यहाँ पे विकसित किए जाते हैं। ये आप लंकाशायर के बारे में याद रखेंगे। पहले सूती वस्त्र के लिए था, लेकिन अभी यहाँ पे कई सारे काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण में विभाजन यानी कि नॉर्थ साउथ डिवीजन का आधार कौन सा है? सांस्कृतिक है, अक्षांश है, आर्थिक विकास है या फिर राजनीतिक विचारधारा है? तो जो नॉर्थ और साउथ का विभाजन हुआ है उसमें सबसे मेन आधार जो रखा गया है वो क्या है? आर्थिक आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, यहाँ पे जो समताप रेखा है समान लवणता को मिलाने वाली रेखाएं हो जाएंगी। एंड समवर्षा समान वर्षा वाले स्थानों को, और जो आपकी आइसोबेल है, आइसोबेल हो जाएंगी समान धाराओं को मिलाने वाली रेखा। बार रहित स्थल हो जाएगा और जो उभयगामी बिंदु हो जाएगा, सॉरी, जो उभयगामी बिंदु होगा वो बार रहित होगा। और जो आइसोबेल है समान धारा वेग को मिलाने वाली जो रेखा होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये यहाँ पे दिया गया है
ओमेगामो बिंदु हो जाएगा बाध रहित। समताप रेखा है समान लंबरता को मिलाने वाली। आइसोबेल समान धारा को मिलाने वाली रेखा है। और समवर्षा रेखा समान वर्षा के स्थान को मिलाने वाली रेखाएं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है, देख लेते हैं। बर्फ के टुकड़े आर्कटिक क्षेत्र में माध्यमिक पारिस्थितिकी पाई जाती हैं। जो बर्फ के टुकड़े हैं आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, माध्यमिक पारिस्थितिकी यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है उसके मुकाबले मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए तापमान प्रतिबंधकीय होता है। प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है इसकी प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है इसके जो प्राथमिक उत्पादकता है वो निर्भर करती है किस पर, सौर विकिरण पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, व्याख्या इसकी देख लीजिए। जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एच टांसले ने 1935 में। ये क्या होता है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों का अंतर संबंध इसमें होता है। ये अपवाह प्रतिरूप दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, समानांतर अपवाह प्रतिरूप को, पादपाकार को, अभिकेंद्री को या फिर वलयाकार को। तो ये कैसा हो जाएगा, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप को ये प्रदर्शित कर रहा है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। स्मिथ है, इन्होंने मांग और राजस्व को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण में निर्दिष्ट स्थान पर किसी एक फर्म के लिए कुल बिक्री और राजस्व के विचलन को अपुष्टि किया है, परंतु सन्निहित किसी भी लागत और मांग स्थितियों में परिवर्तन के साथ में संभावित स्थानों के बीच में मांग शंकु, इसकी मात्रा और इस प्रकार से कुल प्राप्त होने वाला राजस्व परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसी नहीं होता है। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह जनसंख्या घनत्व, जो उत्पादन लागत है, ढुलाई मांग है, मांग फलन, अन्य ऐसी जो चीजें हैं स्थिर बनी रहे। सामान्यतः द्विस्थानिक सिद्धांतों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। लागत और राजस्व को प्रभावित करने वाले चरों में परिवर्तन विद्यमान स्थान लागत राजस्व में बदलाव लाएंगे और इस प्रकार वैकल्पिक स्थानों को तुलनात्मक आर्थिक लाभ में परिवर्तन लाएंगे। तो देखिए इनसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे अपन लोगों को, उनको सॉल्व करेंगे। उद्योग है फर्म को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा चर किसी फर्म के इसके बाजार क्षेत्र में समान आपूर्ति के फर्म की लागत के परिवर्तन हेतु स्थानिक संदर्भ से सही है, पूछा गया है। उसमें क्या हो जाएगा, जल ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन है, फर्म के प्रबंधन में परिवर्तन है, मशीन की लागत में या फिर ढुलाई लागत में परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से एक हो जाएगा, ढुलाई लागत में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत और राजस्व के बीच में संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा गया है। अति धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इनके बीच में संबंध पूछा गया है ऋणात्मक होना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बाजार क्षेत्र में समान बिक्री के लिए स्थानिक संदर्भ में सही माना जाता है। बिक्री घरेलू मांग द्वारा निर्धारित होती है, बिक्री जो होती है घरेलू आय के द्वारा निर्धारित होती है, बिक्री जो होती है घरेलू व्यय के द्वारा या फिर घरेलू उपभोग के द्वारा। जो बिक्री होती है ज्यादातर घरेलू मांग के द्वारा निर्धारित होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मांगी गई मात्रा के संदर्भ में पूर्ण यानी कि डिलीवर्ड लागत, संयंत्र लागत, आपूर्ति लागत का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही है, बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर या पे अनियमित। तो यहाँ पे जो कैसी हो जाएगी स्थिति, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिख रहा है ना यहाँ से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए, बाजार क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ लेने के लिए किसी फर्म का निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक निर्णय सही है। जब फर्म द्वारा उत्पादित सामानों के मूल्य में वृद्धि हो रही हो, तो कौन सा हो जाएगा ये, मशीन लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई स्थान परिवर्तन नहीं होता है, वैकल्पिक स्थान की खोज रहती है। तो सबसे आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उनको स्थानों की खोज कैसे रहती है, वैकल्पिक स्थानों की उनको खोज चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, जो आपका पैराग्राफ था वहां तक। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, इनको देख लीजिए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है व्यापारिक पवनों के अभाव के कारण पूरब से पश्चिम में चलते हैं
उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विनाशकारी खतरे नहीं है। खतरे तो होते हैं भैया, ऐसा नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं आईटीसी जेड के निकट पैदा होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि से गुजरने पर कमजोर पड़ते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होते हैं, ये विनाशकारी खतरे नहीं होते। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही एक नहीं पूछा गया था तो आपका खतरे होते हैं ये, अगर नहीं इसमें दिया नहीं होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वर्ष का कौन सा विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? कौन सा समय है जब सबसे ज्यादा आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं? 5 जून से 25 नवंबर के बीच में, 1 जुलाई से 30 नवंबर के बीच में, 29 जून से 5 दिसंबर के बीच में, 1 जून से 30 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो आते हैं 1 जून से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आपको चक्रवात ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें डेट में उसमें कितना अंतर है देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अनेक रूप होते हैं जो कि आकार, रूप, वेग, मौसम की स्थिति के हिसाब से अलग होते हैं। ठीक है, आगे दिया गया इसमें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं अपेक्षाकृत अधिकतर ताकतवर होता है, महानगरों के ऊपर अत्यंत तेज वेग होता है और तेज वेग से गुजरते हैं। तो ये भी यहाँ पर ठीक कहा गया है। चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब नहीं होता, निम्न दाब होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कार्य विभिन्न भागों में एक सदृश होता है, एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर उनका वेग ज्यादा होता है तो कहीं पर उनका वेग कम होता है और उसी के कारण वो क्या करते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, लगा देंगे सी ऑप्शन और ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बधाई हो, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं, 2 और रह गए हैं। उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव सघन होकर उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे ही वे पार करते हैं क्या, ग्रीनलैंड को, आर्कटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को। तो ये किसको पार करेंगे जब वे क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफानों में परिवर्तित होते हैं जब वो अटलांटिक महासागर को पार कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देशांतर पर उष्णकटिबंधीय तूफान का रुख उत्तर दिशा की ओर से उत्तर अटलांटिक की ओर तरफ में मुड़ जाता है? कब मुड़ता है ये? 10 डिग्री पश्चिम में, 20 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम या फिर 40 डिग्री पश्चिम में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 30 डिग्री पश्चिम में ये क्या हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक की तरफ में मुड़ जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी कर लीजिए, 30 कर लीजिए, 80 नहीं होगा। ये हो गया आपका दिसंबर 2019 का पेपर कंप्लीट जो आपका नेट का हुआ था। ठीक है, अभी आगे आपका नेक्स्ट ईयर का लेके आएंगे पेपर। ठीक है, और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करना है एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।